नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं नीरज कुमार सविता और आज आपके लिए लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा संचालित क्लास 12th का प्रोस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है ए गर्ल विद अ बास्केट, एक टोकरी वाली लड़की। इसके राइटर हैं विलियम सी डगलस। स्टूडेंट्स, लेसन पढ़ाने से पहले इसके राइटर के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। जो विलियम सी डगलस थे वो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे। अमेरिका का पूरा नाम यूएसए है, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। इंग्लिश में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं उसको। तो अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जज थे विलियम सी डगलस, और वो एक महान शिक्षा शास्त्री और एक लेखक भी थे। ही लव्ड इंडिया, वो भारत से प्रेम करते थे और भारतीय संस्कृति से उन्होंने बहुत प्रेम किया। उन्होंने सन 1950 में भारत का भ्रमण किया, अर्थात जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उसके लगभग 3 साल बाद 1950 में विलियम सी डगलस ने भारत का भ्रमण किया। और उस भ्रमण के दौरान उन्होंने भारत में जो भी देखा, जिस चीज़ की परख की, जो चीज़ समझी, वो सब चीज़ें उन्होंने इस पाठ के माध्यम से कलमबद्ध कर दी। तो आइए मित्रों, बिना समय गवाए इस लेसन के टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। देखिए मित्रों, इस लेसन का टेक्स्ट यहाँ से चालू है, ध्यान से समझते आइएगा, क्योंकि जो इसके सेंटेंस हैं वो 3-3, 4-4 खंडों में हैं, तो तोड़ तोड़ के बताने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से देखते जाइए, तभी लेसन आपको बखूबी से समझ में आ पाएगा। आई हैड लेफ्ट, मैंने छोड़ दिया, न्यू दिल्ली, मैं नई दिल्ली को छोड़ दिया, फॉर हिमालय, और हिमालय के लिए निकल पड़ा, अर्थात मैं नई दिल्ली से हिमालय की ओर जा रहा था। आई वॉज गोइंग एज़ फार एज़ बरेली, मैं जा रहा था एज़ फार एज़ बरेली, मैं दूर बरेली तक जा रहा था। बाई ट्रेन, ट्रेन के द्वारा। एंड देन बाई कार, और उसके बाद मैं कार से गया या कार के द्वारा गया। टू रानी खेत, और उसके बाद मैं रानी खेत कार द्वारा गया। एक बार पुनः देख लेते मित्रों। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली, मैं नई दिल्ली से, फॉर हिमालय, मैं नई दिल्ली से हिमालय की ओर निकल पड़ा। आई वॉज गोइंग एज़ फार एज़ बरेली, मैं दूर दराज बरेली तक ट्रेन के द्वारा जा रहा था। एंड, और देन बाई ए कार, और उसके बाद मैं कार से गया। कहाँ गया? टू रानी खेत, रानी खेत गया। अब देखिए रानी खेत क्या है। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, ये जो रानी खेत है, एन ओल्ड ब्रिटिश, ओल्ड माने प्राचीन, ब्रिटिश अंग्रेज़ों की, आर्मी हिल स्टेशन का मतलब है सेना की छावनी। ये रानी खेत जो है अंग्रेज़ों की सेना की एक पुरानी छावनी थी, जो लोकेटेड स्थित थी ऑन 6000 फुट रेंज, लगभग 6000 फुट की ऊंचाई पर। अपोजिट, ठीक विपरीत या ठीक सामने 120 मील स्ट्रेच फैले हुए और स्नो कैप और बर्फ़ से ढके हुए हिमालय के। फिर से देख लेते हैं मित्रों। रानी खेत, मैं कार से जा रहा था। अब रानी खेत क्या है? एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, और रानी खेत अंग्रेज़ों की सेना की एक छावनी थी, जो कि स्थित थी, लोकेटेड स्थित थी ऑन 6000 फुट रेंज, जो 6000 फुट की चढ़ाई पर स्थित थी। अब कहाँ पर स्थित थी? अपोजिट, ठीक सामने। किसके ठीक सामने? 120 मील फैले, 120 मील स्ट्रेच माने फैले हुए, 120 जो मील जो फैला हुआ स्नो कैप्ड हिमालयास, और बर्फ़ से ढका हुआ जो हिमालय था, उसके ठीक सामने 6000 फुट की ऊंचाई पर ये अंग्रेज़ों की सेना की जो छावनी थी, प्राचीन छावनी थी, वो स्थित थी। द ट्रेन वाज स्लो, अब लेखक बता रहा है कि जिस ट्रेन से मैं जा रहा था वो ट्रेन बहुत ही धीमी गति से, मंद गति से चलने वाली ट्रेन थी। एंड, और इट स्टॉप्ड, यह ठहरती थी, रुकती थी, एट द ऑल वे स्टेशंस, और ये हर स्टेशन पर रुकती थी, प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी। यहाँ मित्रों जो लेखक है वो एक पैसेंजर ट्रेन की बात कर रहा है, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन हर स्थान पर रुकती थी। और चूँकि उस समय, जिस समय की ये प्रसंग है, उस समय एक्सप्रेस ट्रेनें या सुपरफास्ट ट्रेनें इत्यादि नहीं चलती थीं, इसलिए स्वाभाविक बात है बहुत ही कम ट्रेन अगर होंगी भी तो बहुत ही कम होंगी। तो वही वो बताना चाह रहा है कि जो ट्रेन थी वो धीमी थी और हर स्टेशन पर विश्राम करती थी, रुकती थी।
एट एवरी स्टॉप, अब लेखक बता रहा है एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर, प्रत्येक विश्राम स्थल पर, मतलब जहाँ भी ट्रेन रुकती थी, ट्रेन के विश्राम स्थल पर आई स्वंग ओपन। स्वंग ओपन माने होता है झटका मारकर खोल देता था, डोर माने दरवाज़ा खोल देता था, ऑफ माई कंपार्टमेंट माने अपने डिब्बे का। जहाँ जहाँ ट्रेन रुकती थी तो मैं उस समय क्या करता था, जिस डिब्बे पर मैं बैठा था उस डिब्बे के दरवाजे को झटका मारकर मैं खोल देता था। मित्रों, रेलवे के डिब्बे को, जो ट्रेन का डिब्बा होता है उसको कंपार्टमेंट बोला जाता है। तो मैं अपने कंपार्टमेंट के जिस डिब्बे में बैठा था उस डिब्बे के दरवाजे को झटका मारकर मैं खोल देता था जब ट्रेन रुकती थी, भिन्न भिन्न प्लेटफार्म पर रुकती थी, भिन्न भिन्न स्टेशनों पर रुकती थी, तब मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को झटका मारकर खोल देता था। एंड और वॉक, टहलता था द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफार्म पर टहल लेता था। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड, और जो प्लेटफॉर्म थे वर पैक्ड। अब प्लेटफॉर्म आप जानते ही हैं, जो स्टेशन होती है, स्टेशन में प्लेटफॉर्म बने होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, जैसा स्टेशन होता है वैसे प्लेटफॉर्म होते हैं। तो कह रहे हैं द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड, जो प्लेटफॉर्म थे वो पैक्ड, पैक मतलब उनको पैक कर दिया गया, या वो ये कह सकते हैं आप कि जो प्लेटफॉर्म थे वो भरे हुए थे, किससे, विद पीपल, लोगों से, मतलब लोगों से भरे हुए प्लेटफॉर्म थे। अब प्लेटफॉर्म पर कौन कौन था, सिख थे, सरदार, मुस्लिम मुसलमान थे, हिंदूज हिंदू थे, सोल्जर सैनिक थे, मर्चेंट्स व्यापारी थे, प्राइस्ट पुजारी थे, बेगर्स भिखारी थे, हॉकर्स और फेरी वाले थे। पुनः देख लेते मित्रों, लिखा है द प्लेटफॉर्म्स, जो प्लेटफॉर्म थे वर पैक्ड, वो भरे थे, विद पीपल, लोगों से। अब लोगों में कौन कौन लोग थे, सिख सरदार थे, मुस्लिम मुसलमान थे, हिंदूज हिंदू लोग थे, सोल्जर सैनिक थे, मर्चेंट्स व्यापारी थे, प्राइस्ट पुजारी थे, पॉटर्स और कुली थे, और बेगर्स जो फेरी वाले, बेगर्स भिखारी थे, हॉकर्स फेरी वाले थे जो फेरी लगाते हैं। ऑलमोस्ट लगभग, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति वास था, बेयर फूटेड माने बिना पैरों का, बिना पैरों का मित्रों माफ़ करना, बिना चप्पलों का था अर्थात नंगे पैर था। एंड ड्रेस्ड, और कपड़े पहने था, इन लूज वाइट गारमेंट, लूज ढीले ढाले, वाइट गारमेंट्स सफ़ेद कपड़े, और ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े अधिकतर लोग पहने हुए थे, क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा फैशन ज़ोरों पर नहीं था, लोगों का सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग था। तो उस हिसाब से बात मेरी यहाँ कहने का तात्पर्य कभी का ये है कि अधिकतर लोग पर्दनिया, धोती या कुर्ता पजामा पहने हुए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा मॉडर्न युग नहीं था उस समय, हम लोगों का देश आज़ाद हुआ था और हम लोग धीमे धीमे प्रोग्रेस कर रहे थे। इसीलिए स्थिति ऐसी नहीं थी कि सब कोई जो है आजकल के जो कपड़े हैं वेस्टर्न क्लॉथ्स उनको पहन सके। इसलिए वो कह रहे हैं कि बेयर फूट एंड ड्रेस इन लूज वाइट गारमेंट, जो लोग थे वो कपड़े पहने थे लूज वाइट गारमेंट, ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने थे, यानी पर्दनिया और धोती पहने थे। आई वुड आस्क, मैं पूछता, एटलीस्ट 3 पीपल, मैं लगभग 3 लोगों से पूछता, बिफोर माने इससे पहले, लेकिन कह रहे इससे पहले मैंने 3 लोगों से पूछा, 3 लोगों से मैं पूछता इससे पहले, तब जाके आई कुड फाइंड, मैं पा सका, वन, एक ऐसे व्यक्ति को, हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोलना जानता था। मतलब मैंने 3 लोगों से पूछा, मतलब इससे पहले मैं 3 लोगों से पूछता, तब जाकर मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो अंग्रेजी बोलना जानता था। या ये कह सकते हो कि जब मुझे एक व्यक्ति मिला जो अंग्रेजी बोलना जानता था, उससे पहले मैंने 3 लोगों से बात की, तब मुझे वो अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति मिला। 3 लोगों से बात करने के बाद मुझे अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति मिला जो इंडिया में अंग्रेजी बोलना जानता था, क्योंकि इतना ज़्यादा शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था, बहुत ही कम शिक्षा का स्तर था, और अंग्रेजी तो वैसे भी एक विदेशी भाषा थी, इसलिए थोड़ा दुर्लभ था उस समय वर्तमान की अपेक्षा। तो वी वुड टॉक, हम बातें करते, वर्ल्ड अफेयर्स, सांसारिक मामलों में। अब लेखक बता रहा है कि जो व्यक्ति अंग्रेजी बोलना जानता था, जो मुझे मिल गया, क्योंकि हिंदी तो मैं बोल नहीं पाता था, लेखक कह रहे इसलिए अंग्रेजी वाला व्यक्ति मैंने तलाशा। तो बोले हम लोगों ने, वी वुड टॉक, हम बातें करते, वर्ल्ड अफेयर्स, सांसारिक मामलों में, एंड एवरी मेजर टॉपिक, और हमने प्रत्येक मुख्य शीर्षक के बारे में बातें की, द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस, न्यूज़ माने खबर, ऑफ द डे प्रोड्यूस मतलब उस दिन जो अखबार में जो खबर प्रकाशित हुई, उस खबर के प्रत्येक मुख्य शीर्षक पर हमने चर्चा की। इन दिस वे, इस प्रकार से लेखक कह रहा है, आई वॉज ट्राइंग, मैं प्रयास कर रहा था,
टू गेट जानने का, और फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। देखिए मित्रों, फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन का मतलब है, पल्स माने होती है नब्ज और नेशन माने राष्ट्र। इसकी पूरी लाइन का मतलब है ट्राइंग टू गेट, ट्राइंग प्रयास कर रहा था, टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन का मतलब है मैं राष्ट्र की नब्ज टटोलने का प्रयास कर रहा था। नब्ज टटोलने का मतलब ये है मित्रों कि जिस प्रकार से कोई वैद्य होता है वो व्यक्ति की नब्ज पकड़ता है, कलाई पकड़ता है, कलाई में जो नब्ज होती है और नब्ज को देखकर समझ जाता है कि इसको कौन सा मर्ज है। उसी प्रकार से लेखक है वो भारत की नब्ज पकड़ने का प्रयास कर रहा था, अर्थात भारत का चिंतन बहुत ही आंतरिक रूप से कर रहा था, उसको बहुत ही ज़्यादा डीपली समझने का प्रयास कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा मंथन कर रहा था भारत के बारे में कि आखिर भारत में पॉलिसी क्या है, भारत की रणनीति क्या है, इन सब चीज़ों को जानने का प्रयास कर रहा था उस व्यक्ति के माध्यम से जो व्यक्ति अंग्रेजी बोलना जानता था। और चेकिंग जांच रहा था, ओपिनियन विचारधारा, अगेंस्ट द ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। ऑफिशियल एटीट्यूड्स, जो ऑफिशियल एटीट्यूड्स थे मतलब जो सरकारी जो रणनीतियाँ थीं या सरकारी जो मामले थे, एंड रिपोर्ट जो सूचनाएं थीं, उनके खिलाफ जो लोगों की विचारधाराएं थीं उसको जानने का मैं प्रयास कर रहा था। अब देखा कह रहा है द रूट, रास्ता ले जाता था, थ्रो होकर, बोले जिस रास्ते से होकर मैं जा रहा था वो रास्ता जाता था, कहाँ से होकर जाता था, वन ऑफ द रिचेस्ट, रिचेस्ट माने सबसे धनी, इंडियाज़ एग्रीकल्चर एरियाज़, इंडियाज़ माने भारत के, एग्रीकल्चर एरियाज़ का मतलब होता है कृषक क्षेत्रों। जिस रास्ते से मैं जा रहा था वो भारत के सबसे ज़्यादा धनी कृषक क्षेत्रों में से होकर जाता था। दिस वाज द प्लेन, यह था प्लेन समतल भाग ऑफ अपर माने ऊपर का, गंगा रिवर, यह गंगा नदी के ऊपर का भाग था। मतलब जिस रास्ते से होकर मैं जा रहा था वो रास्ता गंगा नदी के ऊपर का भाग था, मतलब नीचे गंगा नदी थी और गंगा नदी के ऊपर का भाग था। और ये भाग 1000 फीट, लगभग 1000 फीट एबव ऊपर था सी लेवल, समुद्र के स्तर से। यह जो भाग था, ये जो ज़मीन थी वो समुद्र के स्तर से, जहाँ से मैं जा रहा था वो ज़मीन समुद्र के स्तर से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित थी। बट लेकिन ट्रॉपिकल माने होता है उष्णकटिबंधीय कह सकते हैं आप, या उष्णकटिबंधीय या गर्म क्षेत्र मित्रों कह सकते हैं आप। लेकिन वो ऊपर का जो क्षेत्र था बहुत ही गर्म क्षेत्र था। फिर उसके बाद मित्रों बता रहे हैं द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, जो गंगा नदी थी वो ब्राउन भूरी और सिल्ट मटमैली थी। गंगा नदी भूरी और मटमैले रंग की थी। विथ फ्लूड वाटर्स, मतलब जो गंगा नदी थी वो भूरी और मटमैली थी विथ फ्लूड वाटर। फ्लूड माने बाढ़ का, वाटर माने पानी। बाढ़ के पानी से जो गंगा थी वो भूरी और मटमैली रंग की दिखाई दे रही थी। इट्स ओवरफ्लो, और इट्स माने इसका गंगा नदी का, ओवरफ्लो जो बहाव था, इनंडेटिंग वो भिगो रहा था, 1000 ऑफ एकर्स ऑफ राइस, हज़ारों एकड़ में फैली हुई राइस। हज़ारों एकड़ में जो किसान चावल की खेती होती थी, उस चावल की खेती को, हज़ारों एकड़ में जो चावल की खेती थी उसको गंगा नदी का उफान मारता हुआ पानी भिगो रहा था। टू द नॉर्थ, उत्तर में वर जंगल्स, उत्तर में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, और ग्रेट बहुत बड़े बड़े, एक्सपेंसेस माने विस्तार था, ऑफ ग्रास घास का, बहुत ज़्यादा मात्रा में घास का विस्तार था, मतलब हर जगह घास ही घास थी। अब कैसी घास थी, हायर देन मैंस हेड, वो घास ऐसी थी जो कि मनुष्य के सिर से भी ऊपर थी। एंड अनब्रोकन, अनब्रोकन माने लगातार बिना टूटे, और ये घास बिना टूटे अर्थात लगातार ये घास ही घास हर जगह नज़र आ रही थी। अनब्रोकन का मतलब वो घास की जो कतार थी वो बंद ही नहीं हो रही थी, लगातार हर जगह घास ही घास प्रतीत हो रही थी। और एक्सेप्ट सिवाय क्या था, फॉर एन ओकेजनल क्लम्प, ओकेजनल माने कभी कभार, क्लम्प झुरमुट ऑफ ट्रीज माने पेड़ों के, लेकिन कभी कभार या बीच में घास तो चली रही है लेकिन घास के बीचों बीच कभी कभार 1-2 ठों या 5-6 ठों ओकेजनल ट्रीज जो पेड़ों के झुंड थे वो दिखाई दे जाते थे। घास तो लगातार चल रही लेकिन घास के बीच में कभी कभार जो पेड़ों का झुरमुट होता था वो दिखाई दे जाता था, वरना घास लगातार दिखाई देती थी हर जगह, बीच में थोड़ा थोड़ा सा पेड़ों के झुंड दिखाई दे जाते थे। फिर आगे मित्रों कह रहे हैं द होम्स ऑफ टाइगर, होम्स ऑफ टाइगर, और जो पेड़ थे, जो जंगल थे, जहाँ जो घास युक्त
जो जगह थी और जहाँ थोड़ा बहुत पेड़ उगे हुए थे, उस जंगल में द होम्स ऑफ टाइगर, शेर जो चीता थे उनके घर थे, या उस वहाँ पर चीते थे जंगल में। एलिफेंट्स हाथी थे, पाइथन्स अजगर सांप थे, एंड कोबराज और जो काला नाग होता है इत्यादि प्राणी उस जंगल में निवास करते थे। एवरीवेयर एल्स प्रत्येक जगह देयर वाज अ फ्लैट समतल भाग था। फ्लैट लैंड माने एक समतल जमीन थी, रनिंग टू द हॉरिजन जो कि क्षैतिज तक जाती थी। बट डॉटेड हेयर एंड देयर लेकिन यहाँ वहाँ उत्पन्न हो रहे थे बाय द सैक्रेड बनियान ट्री, लेकिन यहाँ वहाँ सैक्रेड बनियान ट्री बरगद के पेड़ थे, पवित्र बरगद के पेड़ थे। मतलब जो ज़मीन थी वो समतल थी और वो समतल ज़मीन क्षितिज तक जाती थी, लेकिन बीच में जो है यहाँ वहाँ डॉटेड, यहाँ वहाँ चितकबरा होता है, यहाँ वहाँ हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ बाय द सैक्रेड बनियान ट्री पवित्र बनियान के बरगद के पेड़ थे। अब उन्होंने मित्रों कह दिया पवित्र। अब इसका मतलब है कि या लेखक ने उस समय कुछ ऐसा देखा है कि बरगद के पेड़ पर या तो पूजा अर्चना की गई है, किसी न किसी आधार पर उन्होंने बनियान के पेड़ को सैक्रेड कहा है, पवित्र कहा है। फिर आगे कह रहे हैं और अथवा बाय द रोज़, रोज़ माने होता पंक्तियाँ, पाका ट्रीज़, वो कह रहे हैं और पवित्र बनियान के बरगद के पेड़ के अलावा पाकर ट्रीज़ की कतारें थीं, पाकर के पेड़ों की कतारें थीं, शेप्ड लाइक आर्म्स जिनका जो आकार था लाइक आर्म्स, आर्म्स एक वृक्ष का नाम होता है, और उन पाकर के पेड़ों का जो आकार था वो आम के वृक्षों के जैसा था। एंड हैविंग थिक, और आगे मित्रों कह रहे हैं कि एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड, और जो ये तने थे, देखिए मित्रों यहाँ से फिर से देखते हैं तो कह रहे हैं और बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज़, पाकर ट्रीज़ मतलब पाकर के पेड़ों की कतारें थीं, शेप्ड लाइक आर्म्स जिनका जो आकार था वो आम के वृक्षों का के जैसा था। एंड हैविंग थिक, और हैविंग माने होकर, थिक माने मोटा, और इन आम के वृक्षों के जैसा आकार होकर, जो पाकर के पेड़ों का आकार आम के वृक्षों के जैसा था, तो हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, हैविंग थिक मोटे होकर, ट्विस्टेड माने मुड़े हुए थे, ट्रंक्स माने तने, उनके जो मतलब तने थे वो मोटे होकर मुड़े हुए थे। और हॉट ह्यूमिड एयर, और नमी युक्त हवा वाज मूविंग चल रही थी इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा से जो है नमी युक्त हवा चल रही थी। मंकीज बंदर, सम ऑफ देम मदर्स, लेकिन उनमें से कुछ बंदरियाँ थीं, सम ऑफ मदर्स माने मम्मियाँ थीं अर्थात बंदरियाँ थीं, बंदर तो थे लेकिन उनमें से कुछ बंदरियाँ थीं। विद बेबीज जो अपने बच्चों को, क्लिंगिंग टू देम अपने से चिपकाए हुए थी, क्लिंगिंग चिपकाना होता, टू देम अपने से, एंड राइडिंग अंडरनीथ, राइडिंग सवारी करवा रही थी, अंडरनीथ माने अपने नीचे, जैसे बंदरियाँ होती अपने बच्चों को अपने पीठ से, अपने पेट से चिपका लेती हैं और फिर बच्चे चिपके रहते हैं और बंदरियाँ यहाँ वहाँ विचरण करती रहती हैं। तो वो कह रहे हैं वो बच्चे अपनी माँ की पेट में चिपके हुए थे और यहाँ वहाँ यात्रा कर रही थी। सॉन्ग ऑफ ट्रीज़, और झूल रहे थे पेड़ों पर, एट द स्टेशंस, स्टेशन पर जो पेड़ लगे रहते उन पर झूल रहे थे ये बच्चे, लुकिंग फॉर फूड, और भोजन की तलाश कर रहे थे। द विलेज बी पास्ड, जिन खेतों से होकर हम गुजरे या जिन गाँवों से हम होकर गुजरे, हेड ऑफ वॉल्स, वहाँ दीवारें थीं, मेड ऑफ मड, जो बनाई गई थीं, मिक्सड विद वाटर, मड मिक्सड, मड माने मिट्टी, मिक्सड माने मिलाकर, विद वाटर माने पानी, जिन्हें मिट्टी और पानी मिलाकर बनाया गया था। मतलब कच्चे घर हैं, जैसे हमारे जो कच्चे घर होते हैं वहाँ मिट्टी, गोबर और भूसा मिलाकर जो है घर मकान को छाप दिया जाता है, उनको पोत दिया जाता है, उसी प्रकार की कभी बात कर रहा है। तो कह रहा है कि वी पास्ड हैड वॉल्स, जिन गांव से होकर हम गुजरे वहाँ दीवारें थी, मेड ऑफ मड, जो कि मिट्टी से और पानी से, एंड काउ डंग, और गाय के गोबर से के मिश्रण से बनाई गई थी। देयर पिग्ड, उनकी छतें, पिग्ड चोटियाँ रूप में छतों की, उनके छतों की जो चोटियाँ थीं वर थैस्ड, उन पर छा दिया गया था। क्या छा दिया गया था? बंडल ऑफ ग्रास, घास का गट्ठर, जो खाड़ू लगा देते हैं छत पर, खाड़ू बोलते हैं हमारे यहाँ, तो खाड़ू से उस छत को छा दिया गया था और टाइट बांध दिया गया था टू द बम्बू पोल्स, और बांस के लट्ठों से उस खाड़ू को, उस घास को बांध दिया गया था। स्ट्रेच एक्रॉस, और आर पार कर दिए गए थे, द रेफ्टर्स माने बल्लियाँ, और आर पार बल्लियाँ लगा दी गई थी। दैट डे, उस दिन,
द पम्पकिन, पम्पकिन माने कद्दू, वेंस माने बेलें, उस दिन जो कद्दू की बेलें थीं, दैट ग्रू, जो उग रही थीं, ओवर दैम, उन पर, अर्थात जो कच्ची दीवारें थीं घरों की, और उन कच्ची दीवारों पर जो कद्दू की बेलें थीं वो उग रही थीं। ट्रेलिंग स्ट्रेक्स ऑफ येलो, और ट्रेलिंग स्ट्रेक्स ऑफ येलो, पीली पीली टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं जैसी दिखाई दे रही थी वो बेलें, ऑफ द ड्रैप बॉल्स, ड्रैप बॉल्स माने जो कच्ची दीवारें थीं, गोबर की दीवारें थीं, उन पर वो कद्दू की बेलें पीली पीली टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं जैसी प्रतीत हो रही थीं। तो मित्रों, एक पैराग्राफ का अध्ययन और हम करेंगे, उसके बाद मैं इस लेसन में अभी विश्राम लूँगा और शेष वीडियो में अपने लेसन को कवर करूँगा। तो आइए मित्रों आगे देखते हैं। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन, रूटीन मानो तो सिलसिला, जो मेरा सिलसिला था ऑफ टॉकिंग, बात करने का, विद द पीपल, लोगों से, जो लोगों से मैं बात कर रहा था जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, अंग्रेजी में बात कर रहा था, वाज इंटरप्टेड, उसमें दखल पड़ गया। मैं बात ही कर रहा था तभी मेरी बात करने वाले सिलसिले में दखल पड़ गया। एज सून एज माने होता है मित्रों ज्यों ही, आई माने मैं, और एलाइटेड माने होता है उतरना, जो ही मैं अपनी ट्रेन से उतरा, अपने डिब्बे से उतरा, ये ग्रुप माने समूह ने, ऑफ यंग चिल्ड्रन माने युवा लड़कों के, युवा बच्चों के समूह ने, गैदर घेर लिया, अराउंड मी, मुझे चारों तरफ से घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट, वो लोग सेलिंग बेच रहे थे, बास्केट्स टोकरियाँ, वो लोग अपनी टोकरियाँ बेच रहे थे। अब टोकरियाँ कैसी थीं? हैंड वूवन, हाथ की बुनी हुई, हाथ की बनाई हुई टोकरियाँ थीं। रीड बास्केट, रीड एक सरकंडा कहलाता, सरकंडे की टोकरियाँ थीं, विद अ सिंपल डिज़ाइन, जिनकी जो डिज़ाइन थी बिल्कुल साधारण थी, एंड पैटर्न्स, तरीका, उनका जो तरीका और उनकी डिज़ाइन थी, आकृति थी, रूपरेखा थी, वो बिल्कुल साधारण थी, कोई उसमें खास जो है बनावट, खास जो है फैशनेबल नहीं थी, एकदम सामान्य जो है वो टोकरियाँ थीं। दे हेल्ड, बच्चे उठाए हुए थे या पकड़े थे, बास्केट साई, मतलब बच्चे अपनी टोकरियों को ऊंचा उठाए हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स, और शाउटिंग वर्ड्स, कुछ चिल्ला रहे थे, लेखक कह रहा है कुछ चिल्ला, शाउटिंग वर्ड्स, शब्द चिल्ला रहे थे। अब क्योंकि लेखक यहाँ पर जो अमेरिकन है वो हिंदी उतनी जानता नहीं है, तो वो नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या चिल्ला रहे, इसलिए वो कह रहे हैं कि वो शाउटिंग वर्ड्स, अपने शब्द चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, लेखक कह रहा है मैं नहीं जान पाया कि वो क्या चिल्ला रहे थे, बट लेकिन कन्विंग में समझ रहा था, अनमिस्टेकेबली, बिना गलती किए, देयर डिज़ायर मन की उनकी इच्छाओं को, लेकिन बिना गलती किए मैं उनकी इच्छाओं को समझ रहा था कि आखिर इन लोग क्या कहना चाहते हैं, इनकी भावनाएं क्या हैं, वो मैं समझने का प्रयास कर रहा था, उनको मैं समझ रहा था। तो मित्रों, आज इस पहले लेसन का, इंटरमीडिएट का जो पहला लेसन है, ए गर्ल विद अ बास्केट, इसका यहीं पर समापन करते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी आपको इस लेसन में प्रॉब्लम हुई है, मैं बेटर परफॉर्म कर रहा हूँ, अपनी तरफ से बढ़िया पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बहुत ही जल्दी हम इंटरमीडिएट की हिंदी और अन्य विषय लेकर भी आपके पास उपस्थित होने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और हमारे चैनल का सपोर्ट करिए ताकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम और ज़्यादा प्रेरित होते रहें। इस लेसन के शेष भाग के साथ हम बहुत ही जल्दी उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।